तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू विल बी बेटर। और आप सभी को नर्सिंग एप्टीट्यूड जो सब्जेक्ट है आप लोगों का, नर्सिंग एप्टीट्यूड जो सब्जेक्ट है, अब डेली रेगुलर बेस पर रात्रि 8 बजे, ध्यान रखना, रात्रि 8 बजे आप लोगों की डेली क्लास आप लोगों को नर्सिंग एप्टीट्यूड की मिलने वाली है। इस चीज का ध्यान रखो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों के करवाने वाला हूं। अब देखते हैं आप लोग जहां से भी नर्सिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं, क्या आप यहां से उन क्वेश्चन को कर पाते हैं या नहीं, या फिर आप लोगों को सिर्फ कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन करवाकर आप लोगों को जो है टाइम पास करवाया जा रहा है। यहां पर जो आप लोगों के क्वेश्चन रहेंगे वो लेवल के रहेंगे, यानी कि अब आप इन जिन क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं और इसी तरीके के क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के एग्जाम में देखे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। जिन लोगों ने अभी तक द साइंस क्लब दौसा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब जरूर करें। हम आप लोगों की पिछले 3 साल से हेल्प करते आ रहे हैं और अब आप लोगों का जो बैच है 2025 में जिन स्टूडेंट्स के लिए हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं, बहुत ही अच्छे से आप लोगों को जो है कम नंबर या ज्यादा नंबर दिलवाएंगे पहले तो, उसके बाद में फिर आप लोगों को कॉलेज भी दिलवाने का पूरा प्रोसीजर हमारे साथ में रहता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन रहा आप लोगों की स्क्रीन पर, ये रहा, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है। अब सबसे पहले तो क्वेश्चन को पढ़ना है और उसके बाद में आप लोगों को जो आप लोगों का क्वेश्चन है उसका आंसर देना है। एक पेशेंट है जो कि 36 साल का है और उसकी हिस्ट्री रही है सीजर्स में। मेडिकेशन की अगर बात करें तो मेडिकेशन कॉम्प्लिकेशन है उसके फेनाटोइन से, एंड अगर मैं बात करूं कार्बेजापाइन और कार्बेजापाइन ईडी बाय द एमएस पर्सनल फॉर रेपिटेटिव सीजर्स, उसके जो है रेपिटेटिव सीजर्स उसको देखने को मिलते हैं। एक्टिविटी एट द स्टार्ट 45 मिनट प्रायर द अराइवल, यू एंटिसिपेट द फिजिशियन विल ऑर्डर्ड विच ड्रग फॉर द स्टेटस एपिलेप्टिस। यानी कि जो पेशेंट है, अब अगर मैं बात करूं यहां पर क्वेश्चन काफी बड़ा यहां पर दे दिया गया है। अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे फिर आंसर दोगे तो मुझे नहीं लगता कि एक बार में पढ़कर आप इसका आंसर दे पाओगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, इंग्लिश में पढ़ लिया, हिंदी में, दौरे के इतिहास और फेनेटोइन और कार्बेजापाइन के दवा के अनुपालन वाले एक 36 वर्षीय योगी को एमएम कर्मियों द्वारा बार बार होने वाली जब्ती गतिविधि के लिए ईडी में लाया गया है ना, जो आगमन से 45 मिनट पहले शुरू हुई थी। आप अनुमान लगा सकते हैं कि चिकित्सक स्टेटस एपिलेप्टिकस के कौन सी दवा का आदेश देगा। अब सुनो, एक पेशेंट आया है ना, सबसे पहले मैं हिंदी में आप लोगों को अब समझा देता हूं। पेशेंट आया, पेशेंट जो है उसको सीजर्स हैं और आने से 45 मिनट पहले उसको सीजर्स आए हुए थे। अब जो है जो हॉस्पिटल स्टाफ है उन्होंने चेक किया और बताया कि ये एपिलेप्टिक जो है इसको सीजर्स हैं। कौन से? एपिलेप्टिक सीजर्स हैं। अब उसको कौन सी दवा देंगे, ठीक है ना, कौन सी दवा उसको देंगे ये आप लोगों को बताना है। चलो बताओ, चलो बताओ जी। तो सबसे पहले अगर मैं यहां पर बात करूं तो ऑप्शन ए है लोरेंजापैम एटिवान आईवी देंगे। सबसे पहले तो एक चीज समझ लो, आईवी आईएम दो तरीके से होता है, एक होता है आईडी, एक होता है एससी सबकुटेनियस। इंजेक्शन जो दिए जाते हैं वो आईवी, आईएम, आईडी और एससी, ये इंजेक्शन आप लोगों के दिए जाते हैं। अब सुनो, आईवी का मतलब होता है इंट्रावीनस, जो कि डायरेक्ट आप लोगों के वेन में दिया जाएगा। आपने कभी भी देखा होगा आप लोगों के एक तो हाथ में इंजेक्शन लगता है, एक लगता है इंजेक्शन पीछे की साइड, एक लगता है आप लोगों के यहाँ पे कभी कभी कंधे पर, ठीक है ना। और अगर मैं यहाँ पर बात करूं, एक डर्मल आप लोगों के बिल्कुल स्किन के ऊपर लगता है। कभी आप लोगों ने देखा है कि पेट के ऊपर से इंजेक्शन भी लगा देते हैं 90 डिग्री पर, है ना। तो बहुत सारे इंजेक्शन के टाइप होते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर 4 तरीके की बात करूं अभी, तो आईवी, आईएम, आईडी और एससी, ये चारों टाइप आप लोगों को याद रखने हैं। अब सुनो, इनमें भी बहुत सारे, अगर मैं यहां पर बात करता हूं, देखो क्वेश्चन की हम बात करेंगे बाद में, लेकिन पहले बेसिक बात कर लेते हैं। बेसिक का मतलब ये होता है कि अब देखो बहुत सारे हॉस्पिटल्स में कभी भी आप जाओगे तो नर्सिंग स्टाफ के द्वारा ये भी आप लोगों ने कभी सुना होगा कि इंजेक्शन जो देना है, इंजेक्शन जो देना है वो आईएम देना है, आईवी देना है। मोस्टली ये दो ही यूज किए जाते हैं, आईएम देना है या आईवी देना है।
आईवी की अगर कहा जाता है आप लोगों से तो डायरेक्ट वेन में आप लोगों को इंजेक्शन देना है। अगर आप लोगों से कहा जाता है कि आईएम दीजिए तो इंटर मसल्स यानी मसल्स में आप लोगों को देना है जो इंजेक्शन है आप लोगों का, यानी पीछे की साइड जो लगता है वो आईएम इंजेक्शन होता है, और जो आगे की साइड हाथ में लगता है वो आप लोगों का जो इंजेक्शन होता है वो होता है आईवी इंजेक्शन। ध्यान रखना है, ठीक है, समझ गए। अब सुनो, अब आते हैं क्वेश्चन पर वापस से। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन सा इंजेक्शन देंगे, आईवी देंगे, कौन सा, लोराजापाम। उसके अलावा जो आप लोगों का नेक्स्ट इंजेक्शन है वो भी हम आईवी दे रहे हैं, लेकिन ये है मैग्नीशियम सल्फेट इंजेक्शन देंगे, या फिर ये भी हम आईवी दे रहे हैं और ये इंजेक्शन जो है वो है कार्बाजापाइन टैग्रोटोल जो इंजेक्शन है आप लोगों का वो देंगे, या फिर फेनाटोइन इंजेक्शन देंगे, ठीक है ना। अब देखो मोस्टली जहां पर अगर मैं बात करूं तो अगर आपके सिर्फ सीजर्स आ रहे होते तो हम फेनाटोइन इंजेक्शन देखे उसको जो है थोड़ी देर जो है उसको सेडेशन दे देते, मतलब स्वस्थ हो जाता, वो थोड़ी देर सुस्त हो जाता। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर एपिलेप्टिकस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो हम इंजेक्शन देंगे वो देंगे हम यहाँ पर लोराजापाम जो इंजेक्शन है वो यहां पर हम देने वाले हैं, यानी ऑप्शन ए आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये दवाई थी, यानी इंजेक्शन का नाम था शुरू में ही, इंजेक्शन अभी आप बाद में पढ़ोगे जब आप नर्सिंग के अंदर एंट्री कर लोगे, है ना। उसके बाद में आप लोगों का एक फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट होता है, उसके अंदर आप ड्रग्स की स्टडी करते हैं कि कौन कौन सी ड्रग्स हम देते हैं, कौन सी ड्रग्स किस पेशेंट को देनी चाहिए, वो सारी चीजें हम यहाँ पर देते हैं, ठीक है ना। चलो जी आगे अगर मैं यहाँ पर बात करूं आप लोगों से नेक्स्ट क्वेश्चन की, और आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि आईवी, आईएम, आईडी और एससी क्या होता है। तो एक बार मैं फिर आप लोगों को समझा देता हूं, दोबारा से सुन लो। देखो आईवी का मतलब होता है इंटरवेन, यानी कि वेन के अंदर दिया जाएगा। आईएम का मतलब इंटर मसल्स यानी मसल्स के अंदर दिया जाएगा। इसके मतलब आईडी मतलब इंटरडर्मिस यानी कि स्किन के अंदर दिया जाएगा। और एससी यानी सबकुटेनियस आप लोगों का जो इंजेक्शन है वो दिया जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो कोविड-19 के बारे में आप लोगों ने पहले से पढ़ रखा है, पहले से जान रखा है, और कोविड-19 ने आप लोगों को बहुत कुछ सिखाया भी है। तो अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर देकर बताइए मुझे कि कोविड-19 जो है सबसे पहले किस देश में रिपोर्ट किया गया था। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी इसका जो है आंसर गलत देगा, ठीक है ना। मुझे नहीं लगता कि कोई भी इसका आंसर जो है वो गलत देगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं सर न्यूयॉर्क अमेरिका में, अरे नहीं भाई। बहुत सारे कह रहे हैं सर तेहरान ईरान के अंदर, नहीं। बहुत सारे कह रहे हैं सर रोम के अंदर, इटली के अंदर, नहीं। लेकिन बहुत सारे यानी कि 100% की तो नहीं कहूंगा, लेकिन 99% जितने भी स्टूडेंट है सभी ने सही जवाब दिया है सर वुहान चाइना के अंदर। कहां पर, वुहान चाइना के अंदर। चाइना के अंदर जो है सबसे पहले जो कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस कहां पर देखा गया था, आप लोगों का देखा गया था वुहान चाइना के अंदर देखा गया था, ठीक है ना। चलो जी आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, चलिए बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। सुनो क्वेश्चन कह रहा है कि ए फीमेल क्लाइंट रिक्वायर हेमोडायलिसिस, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग शुड बी विदहेल्ड बिफोर द प्रोसीजर। यानी सुनो एक महिला है, अब यहां पर जो क्लाइंट को ग्राहक लिखा गया है, तो सुनो कि एक महिला है, एक महिला ग्राहक को हीमोडायलिसिस की आवश्यकता होती है। इस प्रक्रिया से पहले निम्नलिखित में से कौन सी दवा रोक दी जानी चाहिए, यानी कि ऐसी कौन सी दवा है जिसको कि नहीं दिया जाना चाहिए। अब ये भी एक फार्माकोलॉजी का क्वेश्चन है, और फार्माकोलॉजी सर हमने पढ़ी नहीं है अभी, क्योंकि अभी तो हम नर्सिंग में एंट्री करेंगे उसके बाद में पढ़ेंगे। तो सुन लो मैं ही बता देता हूं क्योंकि आपको तो नहीं आएगा। तो सुनो यानी कि अगर मैं यहां पर बात करता हूं, क्वेश्चन में यह कहा गया है कि कौन सी ड्रग जो है उसको नहीं देनी है। तो हीमोडायलिसिस का मतलब यह होता है कि रक्त को क्या किया जाता है, क्या किया जाता है रक्त में। हीमोडायलिसिस का मतलब यह होता है कि रक्त को छाना जाता है। अब अगर मैं यहां पर बात करूं आप लोगों से, तो हीमोडायलिसिस में कौन सी दवा नहीं दी जाएगी, फॉस्फेट बिहाइंडर, इंसुलिन, एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक दे सकते हैं, इंसुलिन भी दे सकते हैं, फॉस्फेट बाइंडर्स भी दे सकते हैं, लेकिन कार्डियक ग्लाइकोसाइड यानी डिगॉक्सिन जो ड्रग्स होती है ये हार्ट की एक टैबलेट होती है जो क्या करती है, ये खून को
पतला करने का काम करती है। तो डिगॉक्सिन जो ड्रग होती है वो हम यहां पर अवॉइड करेंगे, मतलब कार्डियक ग्लाइकोसाइड डिगॉक्सिन जो ड्रग है वो हम यहां पर नहीं देंगे। और पूछा भी हमसे यही है कि कौन सी दवा रोक दी जानी चाहिए, तो हम कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स जो डिगॉक्सिन जो ड्रग्स होती है वो हम यहां पर अवॉइड करेंगे, वो हम यहां पर नहीं देंगे। ठीक है बच्चा, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बताइए राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि विच इज द एडेड टू कंट्रोल डायरिया विद ORS, यानी कि कभी भी अगर आपके दस्त हो जाते हैं, सुन लो, दस्त कभी भी अगर आपके हो जाते हैं तो अब यहां पर किया गया है कि दस्त को नियंत्रित करने के लिए ORS में कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है। यानी कि अगर आपके हो रखे हैं क्या दस्त, लूज मोशन आप लोगों के हो रखा है, आप ले रहे हैं क्या ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, अगर आप ले रहे हैं ORS, तो अब ORS के अंदर क्या मिला हुआ होता है उसके बारे में, क्या जिंक मिला होता है, क्या कॉपर मिला होता है, क्या गोल्ड मिला होता है, या फिर कैल्शियम मिला हुआ होता है। बताइए इसका राइट आंसर आप लोग मुझे बताइए कि ORS जो सॉल्यूशन होता है उसके अंदर क्या मिलाया जाता है। तो कभी भी आप लोगों ने देखा होगा अगर आपके दस्त यानी कि लूज मोशन हो रखे हैं तो आप लोगों को एक टैबलेट दी जाती है LAB, लैक्टिक एसिड बेसिलस, उसके साथ में आप लोगों को टैबलेट दी जाती है जिंक की, कौन सी, जिंक की। अगर मैं यहां पर बात करूं तो कौन सा आ जाएगा आप लोगों का, ऑप्शन नंबर ए यानी जिंक आप लोगों का रहता है किसमें, ORS सॉल्यूशन के साथ में। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा, तो ध्यान रखना ORS सॉल्यूशन में अगर आपके डायरिया हो रखा है, दस्त हो रखा है, तो उसमें ORS सॉल्यूशन के साथ में जो है कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है, जिंक आप लोगों का मिलाया जाता है। ठीक है बच्चा, ओके जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन है और मुझे नहीं लगता कि इसका भी कोई आंसर गलत देने वाला है। ठीक है, चलो क्वेश्चन कह रहा है विच इज द फर्स्ट डिस्कवर्ड वैक्सीन, ऐसी कौन सी वैक्सीन है जो सबसे पहले खोजी गई थी, यानी ऐसी कौन सी वैक्सीन है जो सबसे पहले डिस्कवर्ड करी गई, यानी डिस्कवर्ड का मतलब खोजी गई सबसे पहले। तो ध्यान रखो सबसे पहले, बताओ इसका राइट आंसर, मैं तो बाद में बताऊंगा भाई, बोलो दो इसका राइट आंसर। सबसे पहले अगर मैं यहां पर आप लोगों से बात करूं, सबसे पहले जो खोजा गया टीका था, खोजा गया जो टीका था वो कौन सा था, बताओ जरा मुझे, बताओ तो जरा, कोई है जो बताएगा। वेरी गुड, बहुत सारे स्टूडेंट जो गलत जवाब दे रहे हैं उनसे एक ही चीज कहना चाहूंगा, भाई सही जवाब दो, चेंज करो जवाब को, चेंज करो जवाब को। बहुत सारे जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं सर पोलियो है, बहुत सारे जो कह रहे हैं सर पोलियो नहीं है भाई, बहुत सारे कह रहे हैं सर टीबी है, नहीं है भाई, बहुत सारे कह रहे हैं सर प्रभाव है यानी इन्फ्लुएंस है, नहीं सर। तो कौन सा होगा, स्मॉल पॉक्स, वेरी नाइस, कौन सा होगा, चेचक, ध्यान रखना चेचक जो टीका था इसका सबसे पहले इसका टीका खोजा गया था। ठीक है ना, चेचक जानते हो ना क्या होती है, स्मॉल पॉक्स, जो छोटी माता आप लोग बोलते हो ना, जो रेड रेड जो धब्बे से हो जाते हैं, छोटे छोटे दाने से रेड रेड हो जाते हैं, उसे बोला जाता है स्मॉल पॉक्स या चेचक। ठीक है, तो सबसे पहले किसका टीका खोजा गया, चेचक का। अब देखो यहां पर अगर मैं बात करूं तो आप लोगों ने यह भी सुना होगा कि बचपन में अगर किसी के एक बार छोटी माता हो जाती है तो फिर जिंदगी भर उसके छोटी माता नहीं होती है, सुना होगा ना आप लोगों ने, ऐसा ही होता है। लेकिन जो ये वैज्ञानिक था जिसने टीके की खोज करी थी, उसने अपनी जो बीवी थी उसके ऊपर ही इस एक्सपेरिमेंट को किया था। कैसे किया था, उसके पहले चेचक हो गया, ठीक है ना। अब जो चेचक के जितने भी जो दाने हो रखे थे उन सभी का जो फ्लूइड होता है उसको निकाला और उसके बिस्तर पर लगा दिया, उसकी जो वाइफ थी उसके। नेक्स्ट डे जब देखा तो उसके वापस से चेचक हो गया था। तो
तो इस तरीके से इस चेचक के जो टीका है इसकी खोज करी गई और फिर जिसके एक बार हो जाता है उसके अब दोबारा नहीं होता है और मैक्सिमम अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो ये खत्म ही कर दिया गया है, अब बहुत कम देखा जाता है ये, ठीक है ना। चलो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर और मुझे नहीं लगता कि इसका कोई गलत आंसर देगा। अगर कोई गलत आंसर देगा मतलब वो इंडियन नहीं है, मतलब वो इंडियन नहीं है, क्योंकि आप इंडिया के अंदर रहते हो और आपको यही नहीं पता कि भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी कौन सी है। तो मुझे बताइए भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी क्या डीआरडीओ है, क्या नासा है, क्या इसरो है, क्या आरईएसए रेसा है? तो मुझे बताइए। वेरी नाइस, जो आंसर दे रहे हैं सर नासा है, वेरी नाइस, जो आंसर दे रहे हैं नासा है। अरे भाई ये तो अमेरिका की है, हमें तो इंडिया की बतानी है। इंडिया यानी भारतीय, भारतीय की बताओ भाई क्या होगी। वेरी नाइस, यानी इसरो आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी इसरो आंसर दिया ना उसको 2 नंबर मेरी तरफ से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, 7 करोड़ का क्वेश्चन है। जो भी इसका राइट आंसर देगा उसे अभी मिलेंगे 7 करोड़ तुरंत फटाफट। चलिए बताइए। ए पेशेंट एक्सपीरियंसिंग सर्वर पेन विच इज द टाइप ऑफ बर्न, यानी कि एक पेशेंट है उसको किस प्रकार के जलने पर बहुत अत्यधिक पेन होता है, दर्द होता है। यहां पर लिखा गया है फर्स्ट डिग्री बर्न, सेकंड डिग्री बर्न, थर्ड डिग्री बर्न और फोर्थ डिग्री बर्न। अब सर ये फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, ये तो सर रिजल्ट आते हैं ना, 12th का रिजल्ट आता है तो कि कौन सी डिवीजन पास हुआ है, फर्स्ट डिवीजन हुआ है, सेकंड डिवीजन हुआ है या थर्ड डिवीजन हुआ है या ग्रेस लग के पास हुआ है या सप्लीमेंट्री आया है। ये तो सर क्या होते हैं, ये तो सर रिजल्ट आता है। लेकिन यहां पर तो कह रहा है कि फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री और फोर्थ डिग्री। तो सुनो, फर्स्ट डिग्री जब भी वह जलेगा तो सिर्फ ऊपर ऊपर की स्किन उसकी जलती है और उसमें ज्यादा कुछ नहीं होता, दर्द भी नहीं होता है। अगर मैं बात करूं यहां पर सेकंड डिग्री की, ये बहुत ही ज्यादा पेन करता है, मतलब अपने स्किन की जो 7 लेयर होती है उन सभी को जला देता है और जो अपने अंदर हड्डी होती है वहां तक ये जल जाता है। तो सेकंड डिग्री जो बर्न होता है वो बहुत ही ज्यादा पेन करता है। तो ध्यान रखना, अब अगर यहां से पूछा जाए कि सबसे अत्यधिक दर्द कौन का अनुभव जब होता है तो कौन से डिग्री पर होगा, तो ध्यान रखना सेकंड डिग्री जो बर्न होगा उसमें सर्वाधिक दर्द का अनुभव होगा, दर्द का अनुभव होगा, ठीक है भाई। तो ध्यान रखना सेकंड डिग्री में सर्वाधिक आप लोगों का होगा। चलो जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन, बताइए क्या इसका राइट आंसर होगा। विच इज वन ऑफ द बेस्ट यूज ऑफ एग्रोमेट्रिन, एग्रोमेट्रिन का बेस्ट यूज क्या है बताओ। बेस्ट यूज ऑफ एग्रोमेट्रिन, बताओ एग्रोमेट्रिन का जो बेस्ट यूज क्या है। फॉर डिलीवरी ऑफ बेबी, बेबी की डिलीवरी करवाने के लिए। फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर, लेबर को इंडक्शन करने के लिए। टू कंट्रोल पीपीएच, पीपीएच को कंट्रोल करने के लिए। ऑल ऑफ अबव, क्या इसका राइट आंसर होगा बताओ जरा तो बताओ क्या इसका राइट आंसर होगा। तो अगर मैं यहां पर बात करूं एग्रोमेट्रिन का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जाता है, बच्चे की डिलीवरी के लिए नहीं, श्रम प्रेरण के लिए नहीं, पीपीएच को कंट्रोल करने के लिए। तो लिखेंगे हम यहां पर टू कंट्रोल पीपीएच, पीपीएच को कंट्रोल करने के लिए एग्रोमेट्रिन का यूज किया जाता है, ठीक है, ध्यान रहेगा। यानी कि ध्यान रखना एग्रोमेट्रिन जो है इसका यूज क्यों किया जाता है, पीपीएच को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। पीपीएच को कंट्रोल करने के लिए किसका यूज किया जाएगा, एग्रोमेट्रिन का यूज किया जाता है। चलो जी
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। चलिए बताइए, विच हार्मोन रेगुलेट द लेवल ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस इन द ब्लड। बताइए क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा सुनिए। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा हार्मोन जो है रक्त में कैल्शियम और फास्फोरस के स्तर को नियंत्रित करता है। ब्लड के अंदर, ध्यान रखना, ब्लड के अंदर कैल्शियम एंड फास्फोरस को कौन नियंत्रित करता है? क्या टीएच करता है, क्या पीटीएच करता है, क्या इंसुलिन करता है, या कैल्सिटोनिन करता है? कौन करता है? तो कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम और फास्फोरस के स्तर को नियंत्रित करता है? बताओ इसका राइट आंसर। मुझे नहीं लगता कि कोई भी इसका जो आंसर है वो गलत देगा, सब इसका आंसर सही देंगे, सब सही देंगे। बताओ तो कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम फास्फोरस के स्तर को नियंत्रित करता? अब देखो, एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, आप आंसर दो, भले ही आप गलत दो, भले ही आप सही दो। यहां पर देखो, आप गलत दोगे तो भी आपका कुछ नहीं जा रहा, अगर आप सही दोगे तो आपको क्वेश्चन जो है वो परफेक्टली याद हो रहा है, फ्यूचर में आप कभी भूलोगे नहीं। अगर आप गलत दे रहे हैं, इसका मतलब सही आपने आंसर दिया है, इसका मतलब आपको 90% चांस है कि आपको याद रहेगा, 10% याद है कि आप भूल भी सकते हैं। लेकिन अगर आपने आंसर गलत दिया है और उसके बाद में सही आंसर को आपने याद कर लिया, तो मैं ये कहूंगा कि ये जो है आप कभी भी नहीं भूल पाओगे, ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपके चला जाएगा, लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर ये आप लोगों का सेव हो जाएगा। अब आप इसको नहीं भूलने वाले हैं, क्योंकि सबसे पहले आप लोगों ने क्या किया, आंसर देने का ट्राई किया, इसके अंदर पूरा आप लोगों ने पूरी कोशिश करी, ठीक है ना, कि मेरा आंसर सही होना चाहिए, पूरी आप लोगों ने कोशिश कर ली। अब आप लोगों का क्वेश्चन आंसर हो गया गलत। अब आप ये देखोगे कि आंसर हमारा गलत क्यों हुआ है, इसका आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। तो इस वजह से अगर आप सही दे रहे हैं तो ठीक है, गलत देकर आप सीख रहे हैं वो बहुत अच्छा आप कर रहे हैं। अभी आपको शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है, अभी आप बिगनर हैं, अभी आप सीख रहे हैं। ये नहीं है कि आप सारी चीजें माँ के पेट से सीख कर आए हैं, नहीं है, ऐसा नहीं होता है ना, सारी चीजें बाहर आकर आप लोगों को सीखनी पड़ती है। तो अभी आपका सीखने वाला फेज है, तो सीखो, ठीक है। गलत आंसर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप यहां पर गलत दे रहे हैं, सही दे रहे हैं, यहां कुछ नहीं मिल रहा है। अगर आपने एग्जाम में यहां से गलत आंसर देकर वहां सही आंसर कर दिया, तो बताओ फायदा किसको हुआ, आपको हुआ या मेरे को हुआ? फायदा आपको हुआ ना। तो यहां गलत दे लो, कोई दिक्कत नहीं है, आगे आप जब एग्जाम में दोगे तो वहां सही आंसर आप लोगों को देना है, ठीक है भाई। तो बताओ इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो बी है सॉरी, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का जो है वो राइट आंसर यहां पर होने वाला है, ठीक है। चलो जी आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, चलिए सुनिए, ए फिजिशियन ऑर्डर्ड ए टैबलेट 5 mg, 5 मिलीग्राम की एक टैबलेट है, ओरली पर डे, यानी ओरली उसको देनी है, मुंह से लेनी है, पर डे। यू हैव 2.5 mg of one tablet in composition, how much tablet you need to follow doctor's order। यानी कि क्या कह रहा है, एक डॉक्टर ने कहा है कि प्रतिदिन मौखिक रूप से 5 मिलीग्राम की एक गोली आप लोगों को लेनी है, ऑर्डर दिया गया है। आपके पास में एक टैबलेट की संरचना, यानी एक टैबलेट है जो कि 2.5 मिलीग्राम की है, 2.5 mg की आप लोगों के पास में टैबलेट है तो डॉक्टर्स के आदेश की पालना करने के लिए आपको कितनी टैबलेट की आवश्यकता पड़ेगी? आपको डॉक्टर ने कहा है, आप डॉक्टर के पास में गए, डॉक्टर ने कहा कि आपको एक टैबलेट लेनी है, जैसे कि पीसीएम, पैरासीटामोल आप लोगों को टैबलेट लेनी है, और वो 5 mg की आप लोगों को टैबलेट लेनी है। अब आप घर आ गए, घर आने के बाद आप लोगों को पता चला कि मेरे पास तो पीसीएम जो है वो 2.5 mg की ही टैबलेट है। कितने mg की है भाई? 2.5 mg की आप लोगों के पास में टैबलेट है। तो अब क्या करें?
सर हमारे पास में हमसे कहा था कि 5 mg की लेना, हमारे पास में तो 2.5 mg की है, तो कितनी टैबलेट लेंगे? सिंपल सा जवाब है 2 टैबलेट लेंगे तभी तो अगर हम यहाँ पर बात करूं मैं आप लोगों से, तो 2.5 mg की एक टैबलेट प्लस 2.5 mg की एक टैबलेट ले ली, तो दोनों मिलाकर कितने हो गए? 5 mg हो गए। तो अब देखो आधी टैबलेट ओडी, ओडी का मतलब दिन में एक बार, एक टैबलेट ओडी यानी कि एक टैबलेट दिन में एक बार, ओडी का मतलब होता है वंस ए डे, दिन में एक बार। बीडी का मतलब होता है ट्वाइस ए डे, दिन में 2 बार, ठीक है ना, दिन में 2 टैबलेट आप लोगों को लेनी है। अब यहां पर कहा गया था कि आपको एक दिन में एक टैबलेट लेनी है, वो भी 5 mg की। कितने की? 5 mg की। अब आपके पास में तो 2.5 mg की है, तो क्या करोगे? 2 टैबलेट बीडी यानी कि 2 टैबलेट लेंगे अपन। कितनी टैबलेट लेंगे? 2 टैबलेट लेंगे, ठीक है ना। तो 2 टैबलेट बीडी यानी कि दिन में 2 टैबलेट आप लोगों को लेनी है 2.5 mg की। सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। चलो जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, नॉर्मल सीवीपी। सीवीपी क्या होता है? सबसे पहले तो सीवीपी की फुल फॉर्म सुन लो, सेंट्रल वीनस प्रेशर। सेंट्रल वीनस प्रेशर जो है आप लोगों का सीवीपी की फुल फॉर्म होती है। अब अगर मैं यहां पर बात करता हूं नॉर्मल सीवीपी की, नॉर्मल सीवीपी कितना होगा बताओ मुझे? 5 से 10 सेंटीमीटर H2O होगा। कितना? 5 से 10 सेंटीमीटर H2O होगा, या 10 से 15 सेंटीमीटर H2O होगा, 10 से 15 होगा, 15 से 20 होगा, या 20 से 30 होगा। सामान्य सीवीपी, सीवीपी का मतलब है सेंट्रल वीनस प्रेशर कितना होगा? एक नॉर्मल जो एडल्ट पर्सन है उसमें सीवीपी सामान्य जो आप लोगों का सेंट्रल वीनस जो प्रेशर है वो कितना होगा? तो बताओ जरा। 5 से 10 होगा, 10 से 15 होगा, 15 से 20 होगा, या 20 से 30 होगा? बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 5 से और 10 सेंटीमीटर H2O आप लोगों का राइट आंसर होने वाला है, ठीक है ना। चलो अब लास्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप लोगों को आज के कमेंट बॉक्स में देना है। देखता हूं और फिर कल हम जो है इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन एक बार आप सुन लीजिए। एट फर्स्ट द मदर में फील फीटल मूवमेंट एट विच वीक्स, यानी कि सबसे पहले मां को किस सप्ताह में भ्रूण की हलचल महसूस होती है, यानी ऐसा कौन सा वीक है जिसके अंदर मां को यह पता लग जाता है कि भ्रूण जो आप लोगों का बच्चा है वो हलचल कर रहा है। तो कौन से वीक के अंदर पता लगता है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोगों को देना है। देखते हैं कौन इसका जो है सही जवाब देता है, उसका कल नाम यहां पर मैं दिखाऊंगा भी कि किसने क्या क्या आंसर दिए हैं, ठीक है ना। और मैं फिर आप लोगों से कहना चाहूंगा कि डेली रेगुलर बेस पर अब आप लोगों की नर्सिंग एप्टीट्यूड की जो क्लास है वो डेली बेस पर आप लोगों को मिलने वाली है। तो आज जो क्लास थी वो थोड़ी सी जल्दी हमने कर दी, बाकी डेली लाइव सेशन आप लोगों का रहने वाला है 8 बजे, रात्रि 8 बजे आप लोगों का सेशन रहने वाला है। और जिन्होंने अभी तक लाइक शेयर नहीं किया, लाइक शेयर जरूर करें। एक चीज और कहना चाहूंगा सभी स्टूडेंट्स को, जो भी यूपी से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं या कर रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, अगर किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत होती है आप हमारे पास में व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं 9828306559। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करें। बाकी मैं मिलता हूं गाइज आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नए सेशन के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।